हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे अभी यूपीएससी जेके पीएससी 2021 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी। और इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम आज फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब सबसे पहले देखो एटमॉस्फेयर हमारा बना कैसे। हो एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या था, देखो अर्थ होती है, अर्थ के साइड पे एटमॉस्फेयर होता है। ये अर्थ लगा लो, ये एटमॉस्फेयर है इसके साइड में। ये एटमॉस्फेयर बना कैसे, ये आप देखते हैं। सबसे पहले क्या था, पहले हमारे अर्थ पे मतलब अर्थ नहीं थी, पहले गैसेस थी, उसको गैसियस नेबुला बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे उसको? गैसियस नेबुला। नेबुला मतलब गैसेस के छोटे छोटे पार्टिकल जो एक दूसरे से बहुत दूरी पे थे। ये बाद में क्या हुआ, जब आस्ता आस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट होते गए और आपस में ये जा मिले। ठीक है, जा मिले और इन्होंने क्या बना दिया, लिक्विड मैग्मा। लिक्विड मैग्मा बन गया और फिर क्या हुआ, लिक्विड मैग्मा बनने के बाद ये रोटेट करने लगा, रोटेशन होने लगी इसमें, रोटेट हुआ। और इसमें क्या हुआ, जो हमारे लाइटर पार्टिकल थे वो इनसाइड कॉर्नर में डिपॉजिट हो गए, जो हैवियर थे वो बाहर डिपॉजिट हो गए। वो जैसे हो गया, कौन कौन से थे हमारे, आयरन और निकल, और बाहर हो गए एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम वगैरह, ये हो गए। जब ये हैवियर पार्टिकल की जब ये कूलिंग हुई और तब ये बन के हमारी क्रस्ट बन गई, एटमॉस्फेयर। इसके बाद बाकी जो गैसेस बाहर निकली उसने हमारा बना दिया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और ये बाद में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर भी लूज़ हो गया, क्योंकि वो हम आगे देखते हैं कि कैसे सोलार विंड होती हैं हमारे अर्थ के बाहर, और उसकी वजह से ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो बना था ये रिमूव हो गया। देखिए अब वही लिखा हुआ है, देखो अब हम पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। इनिशियली देयर वाज अ गैसियस मास एंड गैसियस नेबुला। जैसे मैंने आपको बताया, पहले गैसियस मास था या गैसियस नेबुला, जो मतलब गैसेस के पार्टिकल थे बहुत दूर दूर थे। दे स्टार्टेड कमिंग टूगेदर। इनने बाद में आपस में क्लोज आना शुरू कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट हो गए और कन्वर्ट हो गए किसमें, लिक्विड मैग्मा में। दिस लिक्विड मैग्मा अगेन स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करने लगा। ये माना जाता है कि ड्यू टू रोटेशन लाइट पार्टिकल जो थे वो कॉर्नर में डिपॉजिट हो गए, जैसे निकल और आयरन, वाइल जो हैवी पार्टिकल थे वो डिपॉजिट हो गए एंड वे, जो क्लोजर टू द अर्थ क्रस्ट। कौन कौन से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। गैसेस एस्केपिंग आउटसाइड द अर्थ स्टार्टेड कूलिंग डाउन। जो अब गैसेस उससे निकली थी बाहर, वो अब कूल डाउन होना शुरू हो गई एंड रिलीज हीट। उनने अपनी रिलीज कर दी हीट सारी, एंड गैसेस हेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशन फोर्स। अब जो गैस निकली अब वो अर्थ से बाहर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि आपको जैसे पता है ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ पे, और उसकी वजह से उसने क्या कर दिया, बाहर हमारे क्या बना दिया, एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है। और अब आजकल क्या होता है, आजकल क्या है, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इज लॉस। और ये लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ सोलार विंड दैट कम फ्रॉम द सन, स्पेशली सन स्पॉट्स। सन स्पॉट से क्या आती है, सोलार विंड, उसने क्या कर दिया, इस सारी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की जो गैसेस थी इसको रिमूव कर दिया। अब वही देखते हैं, ये देखो, जैसे ये हमारा सन है, ये इस पे है सन स्पॉट्स। ठीक है, इधर सन स्पॉट से क्या आती है, हमारी सोलार विंड आती है। जैसे ये हमारे प्लैनेट हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर्स, और इनके बारे में क्या था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, अब ये सोलार विंड चलती हैं इधर से इधर, इधर से इधर, इन्होंने क्या कर दिया, इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखो, अब जितना दूर चलते जाएंगे उतना सोलार विंड का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ सोलार विंड लेस, सो दे हैव गैसियस एलिमेंट। अब सोलार विंड का जहाँ फॉर एग्जांपल अर्थ तक इसका वो है इम्पैक्ट है, तो इसके बाद जो आगे होंगे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लेटो, उन पे क्या होगा, उन पे इसका कम असर होगा, और उनके बाहर क्या होगा, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर होगा। तो इस जो प्लेनेट एक साथ लगे हुए हैं,
ये एक बेल्ट होती है, इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बेल्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या। अब क्या हुआ, अब मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा था। अब इसके क्या हुआ, इसके जो मोल्टन मैग्मा के बाहर क्रैक्स बनना शुरू हो गए। अब यहाँ से वॉल्केनिक eruption वगैरह होती है, तो अब यहाँ से क्रैक हुए तो ये गैसें निकली। अब गैसेस से क्या हुआ कि इवॉल्विंग एटमॉस्फेयर बना। ठीक है, अब हमारे यहाँ बैक्टीरिया हैं कुछ, इनकी वजह से भी हमारा एटमॉस्फेयर बना। जैसे हो गया एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से O2 आती है, मतलब ऑक्सीजन आती है, जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वही देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वंस अर्थ लूज इट्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, जैसे अर्थ ने अपना लूज किया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, नो व्हाट हैपन, द सन स्पॉट और सोलार विंड रिड्यूस ऑलरेडी। अब देखो क्या हुआ, सोलार जो सन स्पॉट ये से जो सोलार विंड आ रही थी वो रिड्यूस हो चुकी थी ऑलरेडी, हैव outer मोस्ट क्रस्ट। ठीक है, outer मोस्ट क्रस्ट पे वो रिड्यूस होगी एटमॉस्फेयर, अब हमारा रहा नहीं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब कूल, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वो हो गए कूल डाउन। बट इन साइड हैव मल्टन मैग्मा, बट देखो उस सोलार विंड की वजह से आउटर मोस्ट जो मतलब क्रस्ट थी वो तो कूल होगी, बट इन साइड द अर्थ मैग्मा तो है ही है, वो मोल्टन है। ठीक है, दिस मोल्टन मैग्मा ऑल्सो स्टार्ट मूविंग ड्यू टू सेवरल क्रैक्स। अब क्या हुआ कि वो जो मोल्टन मैग्मा था अर्थ क्रस्ट पे कुछ कई जगह पे क्रैक थे। ठीक है, क्रैक से वो बाहर आना शुरू हो गया, और बाहर आके वो, अब बाहर सोलार विंड तो थी नहीं, मतलब वो गैसेस वगैरह तो थी नहीं, तो उसकी वजह से कूल डाउन वो हो गया था। अब जैसे ही वो मल्टन मैग्मा बाहर निकलने लगा, और वो जैसे ही निकलता था तो वो कूल हो जाता था, जिस वजह से क्या बन गई वहाँ पे क्रस्ट बन गई। तो दे दीज क्रैक यूजली ऑब्जर्व द कूलिंग ऑफ इनर मैग्मा। अब इनने क्या, जो क्रैक से बाहर निकल रहा था मैग्मा, अब वो क्या होने लगा, कूल होने लगा। हैव volcanic eruption gases released from the volcanic eruption, so all these led to gases which were trapped inside also started coming out. They were held by the gravitation force of the earth. Now this atmosphere start evolving over a period of time. अब देखो क्या हुआ, अब सिंपल वर्ड में हम समझते, ये इनसाइड में था हमारा मैग्मा, मैग्मा था। अब जो बार कूलिंग हुई थी उसकी वजह से ये क्रस्ट हमारी बन गई थी, और इसमें कुछ क्रैक थे। अब ये मैग्मा क्या हुआ, ये मैग्मा इन क्रैक से बाहर आने लगा, और जो अंदर इसकी गैसेस थी वो भी यहाँ से रिलीज होने लगी। अब जैसे ये वॉल्केनिक eruption हुई, अब मैग्मा तो यहाँ पे फिर डिपॉजिट होकर इसने क्रस्ट बना दी। अब क्या हुआ कि ये जो गैसेस थी, गैसेस निकल के इसने बाहर हमारा एटमॉस्फेयर बनाया, जो इवॉल्व होता रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले क्या था, पहले था सनस्पॉट्स थे, सनस्पॉट थे, सनस्पॉट से सोलार विंड चलती थी, सोलार विंड ने हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिमूव कर दिया था, और आस्ता आस्ता सोलार विंड हमारी वहाँ से कम होने लगी, सोलार विंड रिड्यूस हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अब क्या हुआ, अब वो जो पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया था, अब वल्केनिक eruption वगैरह उसके बाद हुई, उसके बाद जो क्रस्ट बनी और गैसेस बनी वो इवॉल्व हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसने हमारा एटमॉस्फेयर फिर से बना दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। We take the case first. We have anaerobic bacteria. It start releases oxygen from hydrogen and carbon dioxide molecules they have. अब क्या हुआ, फर्स्ट केस में क्या हुआ कि एनारोबिक बैक्टीरिया है, उन्होंने रिलीज की ऑक्सीजन, वो कहाँ से लेते थे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को चेंज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते थे, वहाँ से हमारी लाइफ मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, once oxygen was released we have an anaerobic and aerob we have aerobic bacteria. Once aerobic bacteria started, we have photosynthesis and all, and this led to life. अब जैसे aerobic बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन ने रिलीज की, अब वहाँ से क्या हुआ, जब ऑक्सीजन का प्रोसेस शुरू हुआ, ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, प्लांट ग्रो हुए, और उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या हुआ कि लाइफ हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, इवन टुडे एटमॉस्फेयर इज इवॉल्विंग, अभी तक हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन एयर, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज हो रहे हैं।
अब वो कैसे हो रहे हैं, हम यूरिया यूज़ कर रहे हैं, जिन N2 नाइट्रोजन तो वहाँ से हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम फेंक रहे हैं यूरिया अपने फील्ड्स में, यूरिया आ रहा है, यूरिया कंटेंट आ रहा है। अब क्या होगा, यूरिया जैसे ये आया, अब ये एटमॉस्फेयर में भी चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, नाइट्रोजन और जब ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट इसमें मिलते हैं तो ये मतलब एसिडिक रेन करते हैं, नाइट्रस इसको रेन बोलते हैं, N2+H2। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अब सोचा कि ये तो हमारे लिए हानिकारक है, नाइट्रोजन नाइट्रस रेन हमारे लिए हानिकारक है। इन्होंने क्या किया, नीम कोटेड यूरिया अब लाया है। नीम कोटेड यूरिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो यूरिया जो नाइट्रोजन होती है वो स्लोली रिलीज होती है, जो पहले नाइट्रोजन थी वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती थी। तो ये नीम कोटेड यूरिया बेनिफिशियल है प्लांट के लिए भी। अब नेक्स्ट हम अब ये देखते हैं इसमें, अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। अब देखो जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ के बिल्कुल पास में होंगे गैसेस पार्टिकल होंगे, वो बहुत डेंस होंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, फिर अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अर्थ हैज हेल्ड द एटमॉस्फेयर लेयर क्लोजर टू अर्थ हैव मोर डेंसिटी पार्टिकल। ठीक है, जो लेयर होगी अर्थ के क्लोज में, वहाँ पे डेंसिटी गैसेस पार्टिकल की बहुत ज़्यादा होगी, और हीट विल बी मोर, हीट भी बहुत ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर विल बी मोर। अब देखो जैसे जैसे मतलब ये एक फैक्ट है, अर्थ के ऊपर हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा होती है, और गैसियस पार्टिकल की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, वहाँ आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाएगा, आपकी हीट भी वहाँ डिक्रीज़ होती जाएगी, और गैसियस पार्टिकल की डेंसिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ये हम आगे देखेंगे उसको क्या बोलते हैं। अब देखो, अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जहाँ पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर होगा वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। बट ज्योग्राफी में इसका अपोजिट है, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। ज्योग्राफी में ये है। अब जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, और वो कितना रिड्यूस होगा वो वो मैं आपको बताता हूँ। अब टेम्परेचर रिड्यूस होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे ही आप अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर 6.5 डिक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री है, वहाँ पे आपका हो जाएगा 14, आई थिंक 14.5, 14.5, हाँ 14.5। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये JKPSC आपसे पूछ सकती है कि हम यहाँ से अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर रिड्यूस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब सेकंड आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप हाइट पे हो, एक एक ज़मीन पे बंदा है और एक हाइट पे बंदा है। अब देखो जो ज़मीन पे बंदा होगा उसको जो उसका बॉडी प्रेशर होगा वो अब उसको बैलेंस करना है। अब ज़मीन पे वो कैसे बैलेंस हो रहा है, हम ज़मीन पे खड़े हैं, हमें मतलब प्रेशर हमारा बैलेंस कैसे है, हमारा जो बॉडी प्रेशर है वो इक्वल टू है किसके प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, बॉडी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब देखो जैसे अगर आप नीचे खड़े हो, अर्थ पे हो, तो आपका जो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, बॉडी प्रेशर हाई प्रेशर होगा, इतना ही ऊपर से लगेगा तब हमारी जाके बॉडी बैलेंस होगी। यही इसका कंसेप्ट है। अब देखिए, अब थर्ड, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये फिजिक्स बोलती है
प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सन से हमारे रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे हमारे अगर गैसेस पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन में है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर होगा तो मतलब हमारा ऊपर यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से गैसेस हीट ऊपर हीट एयर में रिलीज हो रही है, हीट एयर रिलीज हो रही है यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस इन दिस एरिया। अब जैसे ही यहाँ से ये हमारी रेडिएशन पड़ रही है और यहाँ पे हीट ज़्यादा हो रही है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी रिड्यूस हो रही है, डेंसिटी रिड्यूस हो रही है। तो आपको क्या रूल बोला था कि यहाँ जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, इन पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये सारे ऊपर हो जाएंगे, और यहाँ से जो हाई डेंसिटी पार्टिकल हैं वो यहाँ पे स्पेस को कवर कर लेंगे। हाई टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लो प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर तो ऊपर लो प्रेशर, ये मैं आपको सारा आगे क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं क्या चक्कर है। ये देखो, जैसे मैंने ये बोला था यहाँ पे हाई डेंसिटी पार्टिकल है, ठीक है, हाई डेंसिटी पार्टिकल है, यहाँ पे हाई डेंसिटी पार्टिकल, यहाँ पे भी हाई डेंसिटी पार्टिकल। फॉर एग्जांपल यहाँ से सन की रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हीट हुआ, यहाँ पे हाई डेंसिटी पार्टिकल थे, हाई डेंसिटी पार्टिकल थे, तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी अब कम होगी, तो यहाँ से ये ऊपर चलेगी, यहाँ क्या है, लो प्रेशर। अब ये यहाँ से यहाँ आई, जो हाई डेंसिटी पार्टिकल थे, अब इनने यह स्पेस कवर की, फिर यहाँ से हीट आएगी, फिर ये ऊपर चल जाएंगे। अब यहाँ क्या हुआ, हाई प्रेशर के केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर अर्थ पे लो प्रेशर बनेगा तो एयर क्या होगी, कन्वर्ज होगी, मतलब यहाँ पे आएगी तो ऊपर जाएगी। लो प्रेशर पे क्या होगा, एयर कन्वर्जिस या एयर राइजेस भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा ना, लो प्रेशर पे क्या होगा, एयर कन्वर्जिस और एयर राइजेस। अब एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कहाँ पे होता है, अमेज़न के जंगलों में होता है। ये वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या है, ज़मीन पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर है। वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे जो सन की रेंज है वो 90 डिग्री पे पड़ती है, तो यहाँ से मॉइस्चर, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर से ये मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। आपको पता, नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री पर किलोमीटर डिक्रीज होता रहता है, और यहाँ पे जाएगा वाटर बन जाएंगे, और यहाँ पे अगर जाएगा तो आइस बन जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे बन जाते हैं क्लाउड्स, और यहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा इक्वेटर पे, इक्वेटर, ये इक्वेटर की कंडीशन है, सॉरी, इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है पूरे 4 बजे, 4 बजे, यहाँ 4 o'clock रेन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने समझाया, इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, क्लाउड बनेंगे, रेनफॉल होगी, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। अब देखो ना, इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो प्रेशर में क्या हुआ, यहाँ से मॉइस्चर हवा में चला गया, और ऊपर जाके यहाँ पे क्लाउड्स बन गए, और यहाँ पे 4 o'clock पे रेन, आपकी 4 o'clock पे यहाँ पे बारिश होती है, इसको बोलते हैं 4 o'clock रेन। उसके बाद क्या हुआ, अब ये देखो, वहाँ पे क्या हमने पढ़ा, लो प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अर्थ ठंडी है, कूल है, गर्म के केस में क्या होता था, यहाँ पे बनता था लो प्रेशर, अब यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर।
ठीक है, जहाँ पे बन गया हमारा हाई प्रेशर। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, हाई प्रेशर तो ऊपर हमारा लो प्रेशर है, लो एयर मूव्स ऑलवेज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक है, ऊपर से हमारी एयर अब आ रही है, ऊपर से हमारी एयर आ रही है, यहाँ पे लो प्रेशर है तो ये इधर और इधर को मूव करेगी। अब ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है। हाई प्रेशर के केस में क्या होता है, डिसेंडिंग और डाइवर्जिंग एयर। ठीक है, हाई प्रेशर पे, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे हमेशा लो रेनफॉल होती है और डेजर्ट होते हैं वहाँ। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया था, लो प्रेशर पे लो टेम्परेचर फिजिक्स में होता है, हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर फिजिक्स में होता है, और ये उसी का अपोजिट ज्योग्राफी में होता है। लो प्रेशर इज इक्वल टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इज इक्वल टू लो टेम्परेचर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमारा ये एटमॉस्फेयर का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम करेंगे आगे रेडिएशन वाला टॉपिक। गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप चाहते हैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहें तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर रेडिएशन में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।